उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श। केदारनाथ धाम में पटाखे जलाना इंस्टाग्राम यूजर पर पड़ा भारी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने धाम की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। गौ हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। गौ माता के राष्ट्रमाता का दर्जा देने की उठी मांग। लाठर देवा शेख प्रकरण पर कार्रवाई की मांग तेज। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात। दुकान के बाहर ठेली लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल। गर्मी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। आज से बदलेगा उत्तराखंड का मौसम। कई जिलों में बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस विशेष सत्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों आमने सामने विचार रख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। विधानसभा में संसद में रखे गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के प्रति सत्ता पक्ष विचार व्यक्त कर रहा है। तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुका है। आशीष, अगर बात की जाए तो नारी शक्ति अधिनियम पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ विपक्ष की रणनीति? क्योंकि विपक्ष लगातार, हम कल जैसे सुन रहे थे यशपाल आर्य को, उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ही नहीं क्लियर है। वो एक तरफ तो ना तो महिलाओं पर वो जुल्म होता रोक पा रही है जो उत्तराखंड में हो रहा है, दूसरी तरफ नारी शक्ति बिल की बात करती है। बिल्कुल विशाल, आज सरकार की तरफ से एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। लोकतंत्र में नारी शक्ति के अधिकार, ये टैगलाइन इसको दी गई है विशेष सत्र को। और आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले जो यहाँ की स्थितियां थी, कांग्रेस के विधायक है बीरेंद्र जाति, उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जो विधानसभा का गेट है उस पर गन्ना जो है एक ट्रॉली ला करके पलट दिया। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए बन गया था और पुलिस के जो जवान थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो जो गन्ना था वहां से हटाया। उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू हुई है और जो उसके बाद मुख्यमंत्री जो नेता सदन है उन्होंने अपना लंबा भाषण दिया है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका कांग्रेस पर आरोप है कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की राह में रोड़ा बन रहे हैं और जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए उस जो बिल को जो है अटकाया जा रहा है। वहीं जो विपक्ष के जो विधायक हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, चाहे तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, उनका सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप है कि जो 2023 में जो बिल पारित हो चुका था उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। आखिर भाजपा क्या चाहती है? कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष विपक्ष हैं, दोनों के हंगामे के बीच 2 बजे तक सदन चला है और कई जो नेता हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और अभी 3 बजे तक लंच ब्रेक हुआ है विशाल। और अभी थोड़ी देर में अब देखना होगा कि क्या क्या कौन कौन नेता अपने क्या क्या विचार सदन में रखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी और कुछ जिस तरीके से चर्चा की बात हो रही है कि पूरे दिन आज चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष लगातार, अगर बात करें आशीष, तो 2023 में जो बिल पारित हो चुका है उस पर जोर दे रहा है कि आप उसको लागू कर दीजिए ना। आप 33% देना चाहते हैं तो जो वो बिल हुआ है, आप अभी जो अभी सीटें हैं आप उनमें 33% वो लागू करें आरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात 20 साल कही जा रही है। उत्तराखंड
में 70 विधानसभाएं सीटें हैं, विधायक हैं। उसमें से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 33 विधायक आप महिला विधायकों को जो है 33% इसमें आरक्षण दे दिया जाए। और कहीं ना कहीं इसका जवाब भाजपा दूसरे तरीके से दे रही है कि जो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, हरिद्वार से मंत्री हैं मदन कौशिक, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि भाजपा ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। पंचायत जो चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, सदस्य हो या जिला पंचायत हो, इस बात को जो है आगे रख रही है। और कांग्रेस इसका जवाब सीधे तौर पर दे रही है कि जो विधानसभा है या लोकसभा है उसमें भी 33% आरक्षण क्यों नहीं। अभी के जो वर्तमान के जो सीटें हैं उन्हीं में से जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाए। लेकिन भाजपा परिसीमन के मुद्दे को इसके महिला शक्ति जो बंधन अधिनियम है उसकी आड़ में परिसीमन के जो परिसीमन लागू करना है उसको भी कहीं ना कहीं रख रही है। और जो मुख्यमंत्री भी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, अपने भाषण में कह रहे थे कि अगर उत्तराखंड में 5 की बजाय 8 लोकसभा सीटें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो कार्य है लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनका जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बृहद क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर जो पुराना जो अभी तक जितनी सीटें हैं उनमें से 33% आरक्षण देने की जो है मांग को लेकर के अड़ी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बात लगातार कर रहे थे हम लोग कि विपक्ष और पक्ष को लेकर, जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार कह रहा है कि हमने भाई जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, 50% ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन कांग्रेस पर भी सवाल उठाया कि आपके पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे आप महिलाओं का सम्मान कर सको। और आपके नेताओं पर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 से 8 जो सीटें हो जाएंगी या इन्हीं 70 सीटों में 33% आरक्षण की जो बात कर रही है पार्टी, लेकिन कैसे उत्तराखंड को फायदा होगा? बड़ा सवाल तो ये है कि उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर बहुत दूरगामी इलाके हैं जहां पर विकास अभी भी अछूता रह गया। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद कोई एक सकारात्मक रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं जो सीटें बढ़ती हैं तो उसमें भी जो सीटें बढ़ाई जाएंगी वो भी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होना संभव नहीं है। वो मैदान क्षेत्रों का ही विकास होगा, क्योंकि जो परिसीमन में जो नियम है उसमें कहीं ना कहीं जो जनसंख्या का क्षेत्र घनत्व होता है उसके आधार पर सीटें बढ़ाई जाती है। जो एरिया भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर परिसीमन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस परिसीमन को लेकर के विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। जी बड़ी बात बताए कि जो भी परिसीमन होगा वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर उस तरीके से आबादी नहीं है, तो वहां पे फिर से वही बात आ जाएगी कि जिस तरीके से हम हरिद्वार को देखते हैं और हम बात करें बागेश्वर या अल्मोड़ा के किसी गिरिचीना इलाके की बात करें तो इन दोनों में बहुत फर्क है। वहां पर आबादी कम है लेकिन लोग रहते हैं, लोग वहां रोजगार करते हैं, और हरिद्वार के कंपेरिजन में वहां जनसंख्या भी कम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ और भी जगह है जहां पर एक तरफ तो मैदानी इलाकों में आपको विकास होता दिखेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, ये कहीं ना कहीं जो नीति है सरकार की और जो नियम है परिसीमन के, वो घनत्व के आधार पे ही परिसीमन होगा। तो जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, देहरादून की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, या फिर जिसकी जनसंख्या ज्यादा है और भौगोलिक क्षेत्र चाहे उसका कम है जिले का, उसमें सीटें बढ़ जाएंगी। चाहे आप देहरादून की बात करें, पहले यहाँ पे कम सीटें थी, अब 11 सीटें हो चुकी हैं। हरिद्वार की भी ऐसी कहीं ना कहीं स्थिति है और उधम सिंह नगर की भी कहीं ना कहीं स्थिति है। तो जो परिसीमन लागू होगा वो उससे पहाड़ को कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। पहाड़ की सीटें और कम इससे जो है होने की जो है संभावना जताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में आज हिंदू सेना के नेतृत्व में कई संगठनों ने एकजुट होकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और देश भर में गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान बजरंग वाहिनी और राष्ट्रीय सनातनी संगठन समेत कई संगठनों का समर्थन भी देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह मुहिम देश भर में साधु संतों के माध्यम से चलाई जा रही है। साथ ही झबरेड़ा थाना क्षेत्र के
लाठर देवा शेख गांव में हुए कथित गौ हत्या के मामले को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के मुताबिक मामला पुराना है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। प्रकार पूरे भारत में साधु संतों के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई थी कि जो 27 अप्रैल को एक जो गौ सम्मान के लिए हम सभी लोग हमारे साथ अन्य संगठन बजरंग दल, बजरंग वाहिनी दल, राष्ट्रीय सनातनी संगठन, जितने हिंदू तबके सभी संगठन रुड़की में चल रहे हैं, सभी का समर्थन मिला है। हिंदू सेना के लेटर पैड पर माननीय जो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और भारत से गौ हत्या बंद हो। यही है कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता का जो है दर्जा दिया जाए और इसी मुहिम से हमने कागजात दिए हैं यहाँ पर और यही हमारी पैदल यात्रा। क्या कहा जॉइंट साहब ने आश्वासन दे दिया कि होगा काम, ऐसे कुछ बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। केदारनाथ धाम की मर्यादा भंग करने के मामले में रुद्रप्रयाग पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक इंस्टाग्राम यूजर सुमित के ब्लॉग द्वारा पोस्ट किया गया कि एक वीडियो सामने आया जिसमें युवक अपने दोस्तों के साथ मंदिर परिसर में पटाखे जलाकर जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिससे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली सोनप्रयाग में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। साथ ही तीर्थयात्रियों से अपील की है कि धाम की पवित्रता बनाए रखते हुए ऐसी गतिविधियों से बचे। बीकेटीसी को आरटीआई से बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें उपाध्यक्ष पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी को लेकर आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी का दावा है कि बीकेटीसी के उपाध्यक्ष विजय कपरवाल ने अपने निजी सहायक और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के रूप में अपनी पत्नी को नियुक्त दिखाया और इसके एवज में करीब 12,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान लिया जा रहा है। आरोप यह भी है कि नियमों के अनुसार मिलने वाले व्यक्तिगत सहायक और भत्तों का दुरुपयोग किया गया है और आवास व कार्यालय की भी व्यवस्था को लेकर भी गलत जानकारी दी गई है। वहीं बीकेटीसी पर धार्मिक संस्था के संसाधनों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए। हरिद्वार के बहारादाबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सहदेवपुर की ओर से ड्यूटी पर जा रहे विप्रो कंपनी के कर्मचारी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना गोगामेड़ी अंडरपास के पास की बताई जा रही है, जहां पहले से ही घात लगाए हमलावरों ने कर्मचारियों को घेर लिया और लाठी डंडों व लोहे की रॉड से जमकर मारपीट की। इस हमले में अभिषेक कुमार, सचिन और नीतीश कुमार समेत कई युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाश मौके से एक मोबाइल सहित अन्य फोन लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खबर रुड़की से है, जहां एक महिला ने अपने पति और उसके साथियों पर जानलेवा हमला और गोली मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कायनात फारूकी नाम की महिला ने अपने पति शेंखी और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पति उसे देर रात घुमाने के बाहर से घर से ले गया और जहां पहले से मौजूद उसके साथियों के साथ मिलकर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के साथी रिजवान ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा महिला ने अपने सास पर गंभीर आरोप लगाया, जिसमें दूसरी शादी की साजिश और उसके घर से निकालने की कोशिश का दावा किया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ हुई पुरानी मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिनमें हिंसा साफ नजर आती है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की भूमिका पर जांच की जा रही है। साथियों पर भी जानलेवा हमले का आरोप। बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं। रुड़की में महिला ने लगाए गंभीर आरोप।
मैं पिछले 5 महीने से अपने घर से मतलब अपने ससुराल से दूर हूँ। जो मेरी सास है वो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहती है, ठीक है। और जो मेरे हस्बैंड की जो खाला है गुलशन, वो भी उसकी दूसरी शादी कराना चाहती है। तो इन्होंने रात के 2 बजे मेरे साथ मतलब लड़कों को बुलाया, स्टाफ के लड़कों को बुलाया इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर और बदतमीजी कराई मेरे साथ। और रिजवान नाम का एक लड़का मुझे धमकी देकर गया है कि गोली चला दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी फैमिली में से अपनी खाला को बुलाया और मामा की बेटी को बुलाया, खुशहाली नाम है उसका। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई की है वहाँ पे। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड का मौसम अब करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से प्रदेश में मौसम बदलेगा और कई इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी जिलों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसमें तापमान में गिरावट आएगी। 29 और 30 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बारिश और ज्यादा सक्रिय होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रहा है, जिसमें गर्म हवाओं पर ब्रेक लगेगा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल उत्तराखंड में हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो उत्तराखंड में बारिश के आसार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।